दहेज की ईएमआई। ये कहानी शुरू होती है राधा कृष्ण के मंदिर से, जहां पूजा करने आई शिप्रा और रंभा आपस में टकरा जाती हैं। ओह, माफ कीजिएगा बहन जी। प्रभु का मोहक स्वरूप देखने में मुझे आप दिख ही रही। आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी कहते हैं, मंदिर में ज़रा चोट लग भी जाए ना तो कोई बड़ा संकट टल जाता है। खाना के होते हुए ऐसे भी किसी पर कोई संकट आ भी कैसे सकता है? इतना विश्वास है आपको भगवान पर? अरे बहुत ज्यादा। कान्हा अब मेरी मनोकामना पूरी करेंगे और मेरे विवेक के लिए एक अच्छी सी लड़की खोज कर मेरे घर भिजवा देंगे। अच्छा, तो आप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है। वैसे मेरी भी बेटी की उम्र शादी की हो गई है। मैं भी उसकी शादी के बारे में सोच रही थी। क्या करता है आपका बेटा? वैसे तो वो कंप्यूटर इंजीनियर है, जॉब करता है और रात को जॉब से आने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। उसका एक्चुअल सपना तो आईएएस बनने का है। आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। अगर मेरे ध्यान में कोई अच्छी लड़की आएगी तो मैं ज़रूर उसके बारे में आपको बताऊंगी। और आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। रंभा को तो मन ही मन शिप्रा का बेटा जच गया था। अब आए दिन रंभा किसी न किसी बहाने शिप्रा को फ़ोन लगा लिया करती। फिर एक दिन, आप तो पुराने मार्केट साइड आती रहती होंगी। शिप्रा जी, एक बार कभी मेरे घर पर भी पधारिए। बाजार से 10 मीटर अंदर ही है हमारा घर। किसी के भी सामने प्रवीण गुप्ता का नाम लीजिए तो वो आपको घर तक छोड़ के जाएंगी। भाई साहब, विवेक, सभी के साथ आइए ना किसी दिन। इसी बहाने दोनों परिवार मिल भी लेंगे। शिप्रा मन की बड़ी सीधी थी और रंभा की कही ये बात अपने पति को बताती है। तुम समझी नहीं, वो हमें ऐसे ही नहीं बुला रही अपने घर। अभी तुम ही सोचो, मंदिर में मिली एक अनजान औरत क्यों किसी को परिवार सहित अपने घर बुलाएगी। बनिया है वो, उसे हमसे कोई दोस्ती वोस्ती नहीं निभानी। विवेक के बारे में सुना होगा उससे तुझसे। इतने दिन में अच्छे से इंक्वायरी कर ली, विवेक की सैलरी पता कर ली होगी और अब उसे विश्वास हो गया होगा। मुझे तो लगता है कि उन लोगों को हमारा बेटा पसंद आ गया है। ये तो वो बस विवेक को सामने से देखने का बहाना है। पर हमें क्या, हमें भी तो एक लड़की की तलाश है। अगर उनकी बेटी समझ आ गई तो बात आगे बढ़ा देंगे। हाँ, रंभा जी दिखने में तो खूबसूरत है, बेटी भी उनकी खूबसूरत ही होनी चाहिए। शिप्रा अपने परिवार के साथ रंभा के घर जाती है, जहाँ दरवाजे पर विवेक को देखते ही प्रिया का दिल उस पर आ जाता है। प्रिया फौरन किचन में जाती है और सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है। इनसे मिलो बेटा, ये शिप्रा आंटी है, जिनके बारे में मैं तुम्हें अक्सर बताती रहती हूँ ना। ये इनका बेटा विवेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ओह वाह, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मुझे कंप्यूटर साइंस मिल ही नहीं पाया था, तो मैंने सिविल ले लिया। ये लो, दोनों एक ही फील्ड के मिल गए। अब तो यहाँ बस ये साइंस और फिजिक्स की बातें होगी। जाओ बेटा, विवेक को अंदर ले जाओ और अपने पेंटिंग्स भी दिखा देना। तब तक हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। और इस तरह विवेक और प्रिया की बातें होनी शुरू हो जाती है। अब हर रोज़ विवेक प्रिया को उसके घर से पिक करता और उसके ऑफिस ड्रॉप करता। उसके बाद ही अपने ऑफिस जाता और रात को ऑफिस से निकलते ही पहले प्रिया के ऑफिस जाकर उसे पिक करता, फिर उसे उसके घर सेफली पहुंचाता और इसके बाद अपने घर आता। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। फिर एक दिन जब विवेक प्रिया को ऑफिस ड्रॉप कर रहा था तो प्रिया कहती है, विवेक, तुम्हारा टिफ़िन। फिर तुम मेरे लिए टिफ़िन बना कर ले आई प्रिया। मना किया था ना मैंने। रोज़ रोज़ क्यों इतनी मेहनत करती हो तुम? इन 2 टिफ़िन को बनाने के लिए तुम्हें कम से कम 1.5 घंटे पहले तो उठना ही पड़ा होगा। 2 घंटे पहले उठना पड़ता है क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं आती ना। पर लगता है अब तो ठीक ठाक खाना बनाने लगी हूँ मैं। क्या कहते हो आप? हाँ, वो तो है। पहली बार जब तुमने मेरे लिए आलू की सब्जी बनाई थी ना, तो उसमें नमक ही नहीं था। पर मैंने कुछ कहा नहीं ना, है ना? और ऐसे ही तुम मुझे ज़िंदगी भर बिना नमक की सब्जी खिलाती रहोगी तो भी मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा। बहुत अच्छा बच्चा हूँ मैं। जली बुझी रोटियाँ, बिना नमक की सब्जी, बस हमारे प्रिया मैडम के हाथ की बनी होनी चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है टेस्ट से? हम्म, तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खिलाती रहूँगी अपने हाथों से। और इस तरह दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। दोनों परिवारों में आपस में शादी की बात हो जाती है। एक अच्छा मुहूर्त देखकर प्रिया और विवेक का कच्चा नेक कर दिया जाता है। लीजिए जी, हो गई आज से हमारी प्रिया आपकी। अब तो ये इस घर में बस चंद दिनों की मेहमान है। विवेक,
ख्याल रखना हमारी प्रिया का। आप बेफिक्र रहिए मम्मी जी। तो बताइए शिप्रा जी, आप लोगों की क्या इच्छा है, क्या मांग है आपकी? मांग हमारी यही है कि प्रिया की मांग विवेक भरे। क्या विवेक? ये तो मजाक की बात हो गई मोहन जी। अब लेन देन की बात तो करनी पड़ेगी ना। बच्चों को एक दूसरे को पसंद करना था, जो उन्होंने कर लिया। अब बड़े मिलकर बैठकर लेन देन की भी बात कर ले तो अच्छा होगा। बैठकर बात करना है आपको प्रवीण जी तो हम कर सकते हैं, पर दहेज की बात छोड़कर सारी बात पर चर्चा होगी चाय के साथ। बाकी हमारे घर में ये दहेज प्रथा नहीं चलती। उस ज़माने में जब मेरी शादी इनसे हुई थी ना, तब इन्होंने वर मूल्य के नाम पर 1 रुपया लिया था। अगर आपको 1 रुपया देना है दहेज में तो आप दे सकते हैं। अरे चलिए 101 दे दीजिएगा। अच्छा, आप कैश में नहीं लेना चाहते पैसे, मैं समझ गई। आप लोगों को किस बात की फ़िक्र हो रही है। हाँ, उन चीज़ों की टेंशन मत लीजिए शिप्रा जी, किसी के कानों कान खबर नहीं होगी। अगर कैश में नहीं तो हम कोई प्लॉट खरीद कर दे देते हैं आपको। मम्मी जी, अब से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आज बहुत ही अच्छा दिन है। प्रिया आज मेरी हुई है तो प्लीज़ इस टॉपिक को हम आगे ना बढ़ाए तो अच्छा होगा। बेकार में सबका मूड खराब हो रहा है। ये कहकर विवेक की फैमिली वापस अपने घर लौट जाती है, पर इस बात से खुश ना होकर रंभा और टेंशन में आ चुकी थी। अपनी माँ को टेंशन में देखकर प्रिया इस बारे में उनसे पूछती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है बेटा। शिप्रा जी दहेज क्यों नहीं लेना चाह रही? वही हाल मोहन जी का है और वही विवेक का। मुझे तो कुछ बड़ा गड़बड़ घोटाला लग रहा है। ये लोग जितने शरीफ दिख रहे हैं ना, उतने हैं नहीं। छी मम्मी, ये क्या अनाप शनाप बोल रही हैं आप? आपका ऐसे भी ना दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है। इतने दिनों में मैंने काफ़ी अंदर तक परख लिया है विवेक को, वो ऐसा नहीं है। हाँ, ये 2 महीने में विवेक की हो गई तू। अरे अंधी हो गई है उसके प्यार में, पर मैं नहीं अंधी हुई। मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अगर आज ये लोग दहेज नहीं लेंगे बेटा, तो कल को तुझे दबा कर रखेंगे। और मान ले किसी बात पर अगर विवेक ने तुझ पर दबाव डाला, तो तू कह तो पाएगी कि कितना कुछ लेकर आई थी मैं यहाँ। पर अगर तू दहेज लेकर नहीं जाएगी, तो तेरा वहाँ दबदबा रहेगा ही नहीं, नौकरानी बना दिया जाएगा तुझे। मेरी पोस्टिंग नहीं हो रही है वहाँ मम्मी कि दबदबा बनाओ। मैं बहू हूँ उस घर की। अच्छा, अभी तुम दोनों अपना मूड खराब मत करो। 1-2 दिन बाद फिर से इस बारे में शिप्रा जी से बात कर लेंगे। और ठीक 2 दिन बाद रंभा शिप्रा को फ़ोन करती है। 16 लाख में डन करे क्या शिप्रा जी? रिसॉर्ट की बुकिंग में 16 लाख रुपए लग रहे हैं? बताइए, विवेक ने तो मुझे 12 लाख कहा था। क्या शिप्रा जी, आप मजाक करती हैं? दहेज की बात कर रही हूँ मैं। ये सुनते ही मोहन अपनी पत्नी के हाथ से फ़ोन लेकर कहता है। अब प्रिया हमारी हो गई है, तो इस बीच में दहेज का नाम लेकर आप अड़चन मत लगाइए समधन जी। ये मेरी आपसे विनती है। राम राम। मोहन के मुंह से ये बात सुनकर अब तो रंभा का शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो फौरन प्रिया के पास जाती है और उससे इस रिश्ते को तोड़ने की बात करती है। शादी कोई मजाक नहीं मम्मी, क्या आज किया और कल तोड़ दिया? अरे बेटा, अभी बस कच्चा नेक हुआ है तेरा, सगाई भी नहीं हुई, तो काहे की शादी? मुझे तो लग रहा है ये पूरे के पूरे नकली है। शादी के बाद तेरी दुर्दशा हो जाएगी बेटा। जो मेरी किस्मत में होगा वो होगा मम्मी। अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। मैं शादी करूंगी तो विवेक से, आप नहीं कराएंगी तो भाग कर। अब आप देख लीजिए। रंभा को प्रिया की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है और पंडित जी के निकाले हुए मुहूर्त पर विवेक और प्रिया की शादी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन प्रिया एक अच्छी बहू की तरह उठते ही सबसे पहले अपनी रसोई की तैयारी करने किचन में चली जाती है, जहाँ उसके पीछे पीछे शिप्रा भी पहुँच जाती है। क्या बना रही है बेटा? पता नहीं मम्मी, आज पहली रसोई है, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तू ना ज़्यादा टेंशन मत ले, बस रसोई के नाम पर कुछ मीठा बना ले, बाकी सब मैं बना लेती हूँ। पर मम्मी जी, पहली रसोई में सभी का खाना बहू ही बनाती है ना? इतना सब कुछ मैं नहीं मानती। पहले तो बहुएं नौकरी भी नहीं करती थी, अब वो नौकरी भी करे और घर भी संभाले। ऐसा क्यों भाई? बड़ी मुश्किल से इस शादी के बहाने तुझे 7-8 दिन की ऑफिस से छुट्टी मिली है। अभी तुम दोनों अच्छे से एंजॉय करो छुट्टियां बेटा। आई लव यू मम्मी जी। बेकार में मम्मी टेंशन ले रही थी। यहाँ तो मम्मी जी मुझसे काम करवाना भी नहीं चाहती, क्यों दबा कर रखेंगी मुझे? शिप्रा के रसोई से जाने के बाद प्रिया फौरन अपनी माँ को फ़ोन करती है। तू रसोई में है बेटा? गर्मी लग रही होगी ना?
गर्मी का मौसम है मम्मी, तो गर्मी तो लगेगी ना, चलो फ़ोन रखती हूँ। प्रिया अपने ससुराल में अच्छी तरह एडजस्ट हो जाती है और बड़े और सभी के साथ अच्छे से घुल मिलकर रहने लगती है। प्रिया की शादी को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि रंभा वहाँ पहुँच जाती है। हाँ भैया, उस साइड उधर है किचन। नमस्ते सचिन जी, आप यहाँ? सब ठीक तो है? और ये सब क्या है? एसी लगा रहे हैं क्या हमारे घर पर? अब आप कुछ मत कहिए समधी जी, घूम फिर कर मेरी एक ही बेटी है, मैं अपनी माँ होने का फ़र्ज़ नहीं निभाऊंगी? अब कमरे में एसी लग जाए, किचन में एसी लग जाए तो गर्मी नहीं होगी ना। चलिए चलती हूँ मैं। और ये थी रंभा के दहेज की पहली ईएमआई। 1 हफ्ते बाद प्रिया फिर से अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। चलो प्रिया, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये तो इस जन्म में होने वाला नहीं विवेक, क्योंकि मेरा ऑफिस तुम्हारे ऑफिस से 2 घंटे की दूरी पर है। तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। तुम जाओ, डोंट वरी। और टैक्सी लेकर प्रिया अपने ऑफिस जा रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर उसकी माँ का फ़ोन आता है। हाय मेरी बेटी, इतनी गर्मी में तू टैक्सी से ऑफिस जा रही है? अरे मान ली किसी दिन तुझे टैक्सी नहीं मिली तो? और एसी है कि नहीं टैक्सी में? मम्मी प्यारी, कितना टेंशन लोगी मेरे लिए। अब तुम्हारी प्रिया बड़ी हो गई है। अरे कोई बड़ी नहीं हुई, आज ऑफिस के बाद सीधा कार के शोरूम पहुंचेगी। एक कार ले रही हूँ मैं तेरे लिए, अब मना मत करना। वैसे भी तेरा बर्थडे आने वाला है, समझ लेना ये गिफ्ट है। और रंभा अपनी बेटी को एक कार गिफ्ट कर देती है। अपने घर के बाहर खड़ी गाड़ी को देखकर विवेक जरा चौंक जाता है। एक दिन हुआ नहीं तुम्हें घर से निकले कि मम्मी को तुम्हारी इतनी टेंशन हो गई कि कार भेज दिया। ऐसी बात थी प्रिया तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं चला जाता बस या टैक्सी से, तुम्हें कार दे देता। पर शायद तुम्हें मेरी कार अब ओल्ड फैशन लग रही होगी। हाउ चीप विवेक, इट्स अ बर्थडे प्रेजेंट। मुझे तो लगा तुम खुश होंगे क्योंकि मैंने तुम्हारे फेवरेट कलर की कार ली है, बट तुम्हारे अंदर तो इतनी जलन है कि मेरी खुशी से तुम कभी खुश हो ही नहीं सकते। अब आए दिन रंभा कोई ना कोई गिफ्ट लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाया करती। वाओ मम्मी, गुची के शूज, ओह प्यूमा का पर्स, ओह माय गॉड मम्मी, आई कांट बिलीव दिस। मुझे ना हमेशा से ये पर्स खरीदना था। मेरा सब कुछ तेरा ही तो है बेटा, मेरे और तेरे पापा के आगे पीछे तेरे सिवा है ही कौन? अब हम तुम्हें सरप्राइज नहीं देंगे तो किसे देंगे? वैसे तेरे घर में टीवी नहीं दिख रहा। हॉल में एक टीवी था मम्मी, जो कि काम वाली से गिरकर टूट गया। उसके बाद किसी को टीवी लगवाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। तो टीवी नहीं लगी है। पर तू तो अपना वो कुमकुम भाग्य सीरियल देखती थी ना रात को 8 बजे। अच्छा चल मैं चलती हूँ, विवेक आता होगा। तू उसे वक्त नहीं देगी तो उसे लगेगा मैं कबाब में हड्डी बन रही हूँ। और अगले दिन 21 इंच का एलसीडी लिए रंभा अपनी बेटी के घर पहुंच जाती है और उस टीवी को अपनी बेटी के कमरे में फिट करवा देती है। रंभा यहीं नहीं रुकती, अपनी बेटी के घर में चक्कर लगाते वक्त रंभा की नज़र उसके किचन के छोटे से फ्रिज पर पड़ती है। इतने से फ्रिज में तो 2 बोतल से ज़्यादा पानी भी ठंडा नहीं होता होगा। रात को क्या पीती होगी मेरी बेटी। इन लोगों के पास आकर ना फंस गई मेरी प्रिया। पर मैं भी इन लोगों को मेरी बेटी को दबाने नहीं दूंगी। हाँ। और 2 दिन के बाद प्रिया के कमरे में पहुंच जाता है बड़ा सा डबल डेकर फ्रिज, फिर ड्रेसिंग टेबल, कारपेट, वॉचेस और न जाने क्या क्या। विवेक के कमरे में तो अब चलने की जगह भी नहीं बची थी। मेरा कब्बड़ कहाँ गया यहाँ से प्रिया? या तुमने वो भी हटवा दिया? इस घर की चीज़ें अब तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना? मैं तुम्हारे लिए रिंग लेकर आया था, रिंग थी प्रिया उसमें। अच्छा, अब तो तुम्हारा पर्स खुद ही पैसों से भरा रहता है। मुझ गरीब की वो 2 कौड़ी की रिंग तुम्हें क्यों ही पसंद आएगी? रंभा की इन हरकतों के कारण प्रिया और विवेक का रिश्ता खराब होता जा रहा था। फिर एक दिन प्रिया और विवेक अपने एक दोस्त की मैरिज एनिवर्सरी पर पहुंचते हैं, जहां उन दोनों को एक दूसरे से इतना अलग थलग देखकर नैन्सी इस बारे में प्रिया से बात करती है। तुम दोनों तो बड़े लवी डबी से थे, शादी के बाद तुम्हारी भी टाई टाई फिश हो गई ना? नहीं यार नैन्सी, यहाँ प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो चुका है। मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती है क्योंकि मेरे अलावा उनका है ही कौन। वो मुझे गिफ्ट देती है तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। विवेक को वो चीज़ें पसंद ही नहीं आती। कहीं ऐसा तो नहीं प्रिया कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें गिफ्ट देने के नाम तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारा दहेज ईएमआई पर दे रही हो? नैन्सी की बात प्रिया को इफ़ेक्ट तो करती है, पर उसे अब भी अपनी माँ सही लग रही थी। 15 दिन बाद एक सुबह, 2 बजे कोर्ट पहुंच जाना।
तो ये मुझे डाइवोर्स देना चाहता है। बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, अब चाहे आर या पार। गुस्से में प्रिया कोर्ट पहुंचती है, जहां विवेक एडवोकेट के सामने अपना घर प्रिया के नाम पर ट्रांसफ़र कर देता है, जिसे देखते ही प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और नैन्सी की बातें उसके कानों में गूंजने लगती है। आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी, ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और अपने घर पहुंचते ही प्रिया अपनी माँ का भेजा हुआ सारा सामान पैक करवा के उनके घर वापस भिजवा देती है। जैसे ही वो सारा सामान रंभा के घर पहुंचता है, वो फौरन प्रिया को कॉल करती है। दिखा दिया ना उन लोगों ने अपना रंग बेटा, मेरा भेजा हुआ एक एक सामान वापस कर दिया है उन लोगों ने। इसी चीज़ का डर था मुझे और यही हो गया। तो घबराना मत बेटा, मैं अभी तेरे पापा को लेकर आती हूँ वहाँ। ये सब मैंने भेजा है मम्मी। आपने यहाँ पर ये सब इसलिए भेजा क्योंकि आपको लग रहा था कि मैं अपने ससुराल में खुश नहीं हूँ। काश आपने इनमें से कुछ भी प्यार से माँ बनकर अपनी बेटी को उसके ससुराल भिजवाया होता मम्मी। पर आपकी इंटेंशन तो मेरे ससुराल वालों को नीचा दिखाने की थी, मेरा दबदबा बनाने की थी। विवेक जितना भी कमाते हैं वो मेरे लिए इनफ है मम्मी, और मैं भी कमाती हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना घर संभाल सकती हूँ। और ये क्या, प्रिया तो फ़ोन काट देती है। तुमने आज बहुत बड़ा स्टेप उठाया प्रिया, मेरे लिए बहुत बड़ा। इस घर की इज्जत रख ली तुमने। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी मम्मी ये सब क्यों कर रही थी। कल हम एक साथ मम्मी जी के पास जाएंगे और उन्हें मिलकर समझाएंगे। उनके मन का ये डर खत्म हो जाएगा। बेटी की माँ है ना, होता है बेटा, मैं भी चलूँगी समझाने। अरे तो फिर मैं क्यों रुकूं भाई?